मित्रों, एक बात मैं बताना चाहता हूँ। इस दुनिया में जो भगवान के द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ कृति है वो है माँ। और उस माँ के ऊपर जिस कवि की पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं वो कवि होते हैं दिनेश रघुवंशी। क्या होती है माँ, एक दृष्टांत मुझे याद आता है। एक बार नर्सरी क्लास चल रही थी। टीचर ने नर्सरी क्लास के बच्चों से कहा कल सब बच्चे मुझे स्वर्ग की मिट्टी ला कर देंगे। बच्चों ने कहा यार स्वर्ग से मिट्टी कैसे लाई जाएगी। टीचर ने कहा ये सब मुझे नहीं पता, मुझे कल स्वर्ग की मिट्टी चाहिए। अगले दिन सब बच्चे वापस आ गए। टीचर ने वापस पूछा कौन कौन स्वर्ग से मिट्टी लाया है मुझे बताओ। किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। एक मासूम सा बच्चा खड़ा होता है, जी मैं लाया हूँ स्वर्ग से मिट्टी। टीचर ने कहा मैंने तो मजाक में कह दिया था, स्वर्ग से मिट्टी कौन ला सकता है, बता तू ये मिट्टी कहाँ से ले आया। बच्चा बड़ी मासूमियत से उत्तर देता है मैं ये मिट्टी अपनी माँ के पैरों के नीचे से लाया हूँ। मैं उस कवि को अब आमंत्रण देना चाहता हूं जिन्होंने 25 से अधिक देशों में हिंदी कविता को पहुंचाया। इस मशीनी युग में 50 से अधिक आयोजन जो आपके इस क्षेत्र में करते हैं, आपको लगे एक बड़े कवि की बड़ी भूमिका मैंने बना दी हो तो बड़ी तालियों के बीच में उन्हें आमंत्रण देना। एक बार मैं, भाई अमित शर्मा और दिनेश रघुवंशी एक रास्ते पे जा रहे थे। रास्ते में एक कुआं पड़ा। कुएं के पास एक साधु महाराज बैठे थे। साधु महाराज ने हमें बताया कि इस कुएं की एक विशेषता है। हमने पूछा जी क्या विशेषता है। बोले जी आप इस कुएं में जो भी बोलोगे आपको उसका प्रति उत्तर मिलेगा, उसका जवाब मिलेगा। पहला नंबर मेरा लगा। भाई साहब मैं गया, मैंने उसमें अपना नाम बोला प्रशांत अग्रवाल। कुएं से जवाब आया प्रशांत अग्रवाल। इसके बाद अमित शर्मा गए, इन्होंने बोला अमित शर्मा। कुएं से जवाब आया अमित शर्मा। इसके बाद दिनेश रघुवंशी गए, इन्होंने बोला दिनेश रघुवंशी। मित्रों कुएं से कोई जवाब नहीं आया। इन्होंने दोबारा बोला दिनेश रघुवंशी, कुएं से कोई जवाब नहीं आया। हम साधु महाराज के पास गए, हमने पूछा जी प्रशांत अग्रवाल का जवाब आया, अमित शर्मा का जवाब आया, दिनेश रघुवंशी का जवाब क्यों नहीं आया। आपको साधु महाराज का उत्तर अच्छा लगवाए तो एक बार बड़ी तालियों के बीच में आमंत्रण देना। साधु महाराज कहते हैं कि इस दुनिया में प्रशांत अग्रवाल का कोई जवाब हो सकता है, इस दुनिया में अमित शर्मा का कोई जवाब हो सकता है, लेकिन इस दुनिया में श्री दिनेश रघुवंशी का कोई जवाब नहीं है। वो अपने आप में लाजवाब व्यक्ति हैं। एक बार जोरदार तालियां आपकी उठें हमारे बीच में बड़े गीतकार दिनेश रघुवंशी। अब इस कार्यक्रम को शुरू करने का उचित समय आ गया है। जो भी अतिथि हमारे बीच में शेष रह गए हों वो अपने क्रम से आ जाएंगे। आइए मित्रों, हम इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। अग्रसेन जयंती पर कवि सम्मेलन ही क्यों, ये काव्य महोत्सव ही क्यों। मित्रों कवि सम्मेलन क्यों कराए जाते हैं, क्या है कविता की शक्ति। एक दृष्टांत मेरे को याद आता है। एक बार एक लोहे के हथौड़े ने एक बार एक लोहे की चाबी से प्रश्न किया कि ए चाबी तू आकार में भी मुझसे छोटी है, तेरे में लोहा भी मुझसे कम लगा हुआ है और तेरे में ताकत भी मुझसे कम है, लेकिन एक ताले को जितनी सरलता से तू खोल देती है उतनी सरलता से मैं नहीं खोल पाता, इसका क्या कारण है। तो चाबी ने मित्रों मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि ए हथौड़े तू ताले को खोलने के लिए उस पर आक्रोश में आकर, उस पर गुस्से में आकर उसकी ऊपरी सतह पर वार करता है और उसकी ऊपरी सतह को मात्र स्पर्श करता है, लेकिन मैं ताले को खोलने के लिए बड़े प्रेम से उसके अंदर प्रविष्ट करती हूँ, उसके दिल पर जाकर के दस्तक देती हूँ और उससे निवेदन करती हूँ, तब जाकर वो ताला स्वयं को खुशी खुशी मेरे आगे खोल के रख देता है। मित्रों कविता उसी चाबी का नाम है जो बड़े बड़े विषयों पर बड़ी आसानी से बड़ी प्रेम से बात करेगी। बस आपसे निवेदन इतना सा है, जहां भी आप सब लोगों को हमारी बात अच्छी लग जाए, आपकी प्रतिक्रिया कहीं मौन धारण ना कर ले, आपकी प्रतिक्रिया तालियों के रूप में, आशीर्वाद के रूप में मंच तक आनी चाहिए। मैं इस भरोसे के साथ पहले कवि को आपके बीच में उतारता हूं। मित्रों पहला कवि सम्मेलन की नींव का पत्थर होता है और उस नींव के पत्थर पे हमें एक बड़ी इमारत का निर्माण करना है। कहीं ना कहीं नींव अगर आपने मजबूत रख दी तो एक बड़े कवि सम्मेलन इसका इतिहास में जिक्र किया जाएगा। मैं इस विश्वास के साथ भाई प्रख्यात मिश्रा जो लखनऊ की धरती से हमारे बीच में आता है, ओज का एक वो नाम जिसने बहुत कम समय में बड़े बड़े लोगों के साथ काव्य पाठ करा, अपनी कविता का लोहा मनवाया। मैं 4 पंक्तियां रखता हूं, क्यों आज वो बड़ी उम्र में, छोटी उम्र में बड़ी कविता कहने लगे। मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है,
कहीं अंजुम रहबर ने लिखा कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। और चांद तारे, चौथी पंक्ति पे आए जोरदार तालियां, कि चांद तारे मेरे कदमों में बिछे जाते हैं, ये बुजुर्गों की दुआओं का असर लगता है। एक बार पूरा सदन जोरदार तालियों से स्वागत करे। वाह वाह। मैं चाहता हूं मैं क्रम को आगे बढ़ाऊं। हमारे बीच में एक और हास्य का बड़ा नाम, वैसे तो उनका ये क्रम नहीं बनता है, लेकिन पता नहीं क्यों उनको हमारे बीच से जल्दी निकलना है, इसलिए मैं भैया सुदीप भोला जी को आमंत्रण देना चाहता हूं। मित्रों, हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान की सीमा के बाहर जाकर भी जिन्होंने हिंदी कविता का लोहा मनवाया। अच्छा, हिंदुस्तान के बाहर रहने की इनको इतनी आदत पड़ गई है, इनको जब भी फ़ोन करो, भाई साहब ये मुझे भारी मिलते हैं हिंदुस्तान के। मैंने इन्हें पहली बार फ़ोन किया, मैंने कहा सुदीप भैया कहाँ हो? बोले अमेरिका में हूँ। मैंने कहा अमेरिका में क्या कर रहे हो? बोले कवि सम्मेलन है। मैंने कहा बढ़िया, बधाइयाँ। मैंने 2 महीने बाद फिर फ़ोन किया, मैंने कहा भैया कहाँ हो? बोले इंग्लैंड में हूँ। मैंने कहा इंग्लैंड में क्या कर रहे हो? बोले कवि सम्मेलन है। मैंने कहा बढ़िया यार, बधाइयाँ। मैंने तीसरी बार फिर फ़ोन किया, मैंने कहा भैया कहाँ हो? बोले फ्रांस में हूँ। मैंने कहा यार फ्रांस में क्या कर रहे हो? बोले कवि सम्मेलन है। मैंने कहा बढ़िया, बधाइयाँ। अब के भाई साहब मैंने फ़ोन नहीं करा, मैं इनके घर पर ही पहुँच गया। घर पर जा कर के घंटी बजाई तो भाभी जी बाहर निकल के आई। मैंने पूछा भैया कहाँ हैं? बोले अंदर बर्तन मांज रहे हैं। भाई साहब मैंने वहीं खड़े खड़े फ़ोन लगाया, मैंने कहा बड़े भैया कहाँ हो? बोले कनाडा में हूँ। मेरे से पूछने लगे तू कहाँ है? मैंने कहा बाहर आओ, कनाडा के दरवाजे पे खड़ा हूँ। तो भाई साहब इतनी लंबी लंबी छोड़ने वाले कवि को, इतने लंबे कवि को आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ। 4 पंक्तियाँ मेरे जहन में आती हैं। कहीं हमारे बीच में एक बहुत अच्छे शायर होते हैं भाई साहब, उनकी बहुत अच्छी पंक्तियां मेरे जहन में आई। कहीं सूरज राय साहब लिखते हैं कि चेहरे पे मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं। बुद्धिजीवी वर्ग बैठा है, क्या होगी आज समाज की स्थिति? कि चेहरे पे मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, करने सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं। आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां आपकी आएं। आदरणीय सुदीप भोला जी हमारे बीच। अच्छा मित्रों, बहुत अच्छी बात प्रख्यात ने बताई। अच्छा, आई सहिष्णुता की बात की। मैं बताऊं आपको, इस देश में काम भी ऐसे होते हैं जिनका नाम लेने में साला मुंह को लकवा मारने का डर रहता। अब आप देखो, सहिष्णुता, अब लोगों से बोला नहीं जाता तो कई तो बोलते हैं सहिष्णुता। मैं बताऊं आपको, बता रहे थे ओवैसी ये कह रहा है मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा, अफजल ये कह रहा है, शाहरुख खान फलानी बात कर रहा है। मैं एक टिप्पणी उधार लेता हूं, मेरे अग्रज होते हैं भाई सुमित मिश्रा, उनकी एक टिप्पणी उधार लेता हूं, आपके बीच में करना चाहता हूं। और एक बार इस कवि सम्मेलन को शुरू कर देना। ओवैसी ने कहा मैं भारत माता की जय नहीं बोलूँगा। साहब पूरा देश परेशान हो गया, पूरी भाजपा परेशान हो गई, पूरा आरएसएस परेशान हो गया। एक प्रशांत ऐसा व्यक्ति है भाई साहब जो परेशान नहीं हुआ। मैंने उसके बयान का समर्थन किया कि ओवैसी बिल्कुल मत बोलना भारत माता की जय। और आपको मेरा तर्क समझ में आ जाए तो पूरा सदन एक भी हाथ खामोश ना रहे। मैं कहता हूं ओवैसी भारत माता की जय बिल्कुल मत बोलना, क्योंकि गंदी जुबान से मंत्रों के जाप नहीं किए जाते। तो ये सकारात्मकता है हमारे देश की। कहाँ ये परेशान हो रहे हैं भाई साहब? मोदी जी की बड़ी तारीफ करी इन्होंने। अच्छा, मोदी जी ने एक नारा दिया, अच्छे दिन आएंगे। अब मैं कवि सम्मेलन शुरू कर रहा हूँ, आपको हंसाता भी रहूँगा, गंभीर बात भी करता रहूँगा। मोदी जी ने कहा भाई साहब अच्छे दिन आएंगे। अब 2 साल पूरे हो गए, अच्छे दिन आए नहीं। 4 आदमी मेरे घर पे आ गए, बोले जी मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे। प्रशांत जी तुम्हारे कहने से हमने उनको वोट भी दे दी, पर अब ये बताओ अच्छे दिन कब आएंगे? मैंने अब मोदी जी का समर्थन तो करना था ही। मैंने कहा यार एक बात बताओ, मोदी जी ने कहा तो था कि अच्छे दिन आएंगे, पर कोई तारीख बताई थी क्या? तो आएंगे यार, क्यों इतना परेशान हो रहे? अच्छा, मोदी जी सारे काम भाई साहब ऐसे करते हैं, बिल्कुल भी तोड़ नहीं है। आप देखो, जब भी किसी शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे, किसी सभा में जाएंगे, अपने साथ मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को जरूर लेके जाएंगे और ले जाकर के उनको सामने वाली पहली पंक्ति में बिठा देंगे। खुद मंच पे आ जाएंगे भाई साहब भाषण देने, और अपने भाषण में एक बात जरूर बोलेंगे कि आज मैं जहाँ कहीं भी हूँ इन दोनों की वजह से हूँ। और भाई साहब बात तो अगली समझ में आ जाए तो अब चाहता हूँ आपका आशीर्वाद। वो कहते हैं कि आज मैं जहाँ कहीं भी हूँ इन दोनों की वजह से हूँ, और ये दोनों आज जहाँ कहीं भी हैं। तो
मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, दिल्ली में एक और होशियार आदमी आए, हमारे अरविंद केजरीवाल साहब। मैं उनके पास पहुंच गया, मैंने कहा भाई साहब, दिल्ली में 70 में से 67 सीटें आपकी आ गई, 3 कुर्सी कैसे रहेगी भाई साहब, क्या दिक्कत हो गई? बोले यार प्रशांत, ऐसा है, झाड़ू कितनी भी अच्छी लगा लो, थोड़ा बहुत कूड़ा तो रह ही जाता। तो मैं बताऊँ आपको, स्थितियाँ हो गई भाई साहब, आप बहुत देर से ताली नहीं बजा रहे, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आपको। नहीं, मैं बताऊँ आपको, कन्फ्यूजन हो जाता है। एक बार दिल्ली में एक कवि सम्मेलन में पहली पंक्ति में एक वीआईपी बैठे हुए, बहुत देर से भाई साहब ताली नहीं बजा रहे। मैं उनके पास पहुँच गया, मैंने कहा भाई साहब आप तो ताली नहीं बजा रहे। बोले जी मैं बड़ा आदमी हूँ, मैंने ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए। मैंने कहा यार कमाल का आदमी है, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैंने इसके बाद हास्य की कविता सुनाई बहुत जानदार, सब लोग हंसने लगे। भाई साहब वो हंस भी नहीं रहे। मैं दोबारा पहुंच गया, मैंने कहा भाई साहब आप तो हंस भी नहीं रहे। बोला जी तुम्हें बताया तो है मैं बड़ा आदमी हूँ, मैंने हंसने के लिए भी आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा यार कमाल का बड़ा आदमी है, हंसने के लिए भी आदमी, ताले बजाने के लिए भी आदमी। 2 महीने बाद मुझे मार्केट में मिल गए, हाथ में मेहंदी लगी हुई, कंगना बंधा हुआ। मैंने कहा भाई साहब क्या दिक्कत हो गई? बोले जी मेरी शादी हो गई 2 दिन पहले। मैंने कहा तो आप हनीमून पे नहीं गए क्या? बोले जी मैं तो बड़ा आदमी हूँ, हनीमून पे मैं क्यों जाऊँगा, आदमी रखे हुए। तो मैं बताऊँ आपको, स्थितियाँ ये हो गई हैं, आप ताली वाली बजाते रहो, नहीं तो हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कौन बड़ा आदमी है कौन छोटा। मैं बता रहा हूँ आपको। मैं मित्रों इस माहौल के बीच में अगले कवि को बुलाना चाहता हूँ। अगला कवि आपके बल्लभगढ़ का अपना कवि है, आपके अपने घर के आंगन की तुलसी है। अनेकों बार आपके शहर से निकल कर के जो टीवी पे गए, जो रेडियो पे गए, मैं उन मोहन शास्त्री जी को आपके बीच में आवाज़ देना चाहता हूँ। उनके मन में जो भी बात हो आपके बीच में कविता के रूप में रखेंगे। 4 पंक्तियाँ उनकी अगवानी में रखता हूँ कि झड़कते हैं सुबह शाम जो माँ बाप को अपने, कहीं आलोक बेजान लिखते हैं कि झड़कते हैं सुबह शाम जो माँ बाप को अपने, वो जाके मंदिरों में पत्थरों से गिड़गिड़ाते हैं और किसी नंगे बदन को एक कत्तर तक नहीं देते। अजीब लोग हैं दरगाह पे चद्दर चढ़ाते हैं। जोरदार अगवानी कीजिएगा एक बार मोहन शास्त्री जी हमारे। बल्लभ